तो हम अब चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बता चुका हूँ मैं कितने चैप्टर इससे रिलेटेड है, आगे के पूरे इसके रिलेटेड है, जितने भी चैप्टर्स पार्ट 1 में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, इसमें हम सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो वही डिफरेंशिएशन ही है। इसमें फॉर्मूलाज वगैरह पढ़ेंगे, लेकिन ये डिफरेंशिएशन होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन बोले तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन का क्या मतलब हुआ, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डेरिवेटिव। अरे ठीक है भाई, प्रोसेस ऑफ टेकिंग डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव है क्या ही। तो देखो, अगर फॉर एग्जांपल ये y आपका है डिमांड, ये y आपका डिमांड फंक्शन है समझो, और ये x जो है समझो आपकी, ये फंक्शन जरूरी नहीं है वो है, समझाने के लिए बस ले रहा हूँ कि y इज योर डिमांड फंक्शन एंड x in that demand function, x is your price, x is what your price. अगर small change in small submuter, small change in x हुआ, small change in x हुआ, तो what would be the result in y, what would be the resultant change, ठीक है, what would be the resultant change in y, ये आपको आपका डेरिवेटिव बताता है, ये आपको डेरिवेटिव बताता है या डिफरेंशिएशन बताता है। क्या, अगर आपका फंक्शन ऑफ एक्स है आपके पास, ये y इज अ फंक्शन ऑफ एक्स है ना, अगर स्मॉल चेंज इन एक्स हो रहा, स्मॉल वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स हो रहा, तो रिजल्टेंट y में क्या चेंज आएगा, रिजल्टेंट y में क्या चेंज आएगा, ये आपका आपको बताता है डेरिवेटिव। समझो स्मॉल चेंज इन योर प्राइस हो रहा, तो आपके डिमांड में क्या चेंजेस आएंगे, दिस वी कैन नो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन और बाय टेकिंग डेरिवेटिव। ठीक है, इतना क्लियर है। ये तो हो गया इसका एक पार्ट ऑफ डेफिनेशन। अब ज्योमेट्रिकली भी इसका कुछ सिग्निफिकेंस है, ज्योमेट्रिकली। ठीक है, यहाँ तक के क्लियर है। स्मॉल चेंज इन जो आपका x हो रहा, तो y में क्या चेंज रिफ्लेक्ट हो रहा, वो आपको आपका डेरिवेटिव बताता है। ठीक है, अब देखो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बेबी स्टेप लेंगे अपन। ठीक है, एकदम से सब कुछ ऐसा दिमाग में घुस जाएगा ऐसा नहीं। ठीक है, अब इसका नोटेशन क्या है, ये सब क्या है, वो सब हम देखेंगे। ठीक है, पहले इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, ज्योमेट्री में क्या डिनोट करता है। अगर आपका कोई भी एक कर्व है, कर्व समझता ना, सर्कल भी एक कर्व होता। ठीक है, और इस टाइप के भी जो फिगर्स बने रहते हैं वो कर्व कहलाते हैं मैथ्स में। तो जैसे सर्कल की कोई इक्वेशन रहती है, वैसे ही कोई भी कर्व हो, वैसे ही कोई भी कर्व हो, उसकी भी कुछ ना कुछ इक्वेशन रहती है मैथ्स में। जैसे सर्कल की इक्वेशन तुम छोटी क्लास में पढ़ के आए, क्या रहती, क्या रहती, सब भूल गए ना छोटी क्लास का। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर एट द ओरिजिन है। कुछ याद आ रहा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर एट द ओरिजिन। याद आ रहा क्या कुछ, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल थी जो छोटी क्लास में पढ़े थे अपन। अब वैसे ही कोई मैथमेटिक्स में लाइन की बोल दो या कोई भी कर्व की बोल दो इक्वेशन रहती, समझो ये एक कर्व है, वैसे ये एक पैराबोला है, लेकिन अभी तुम सिर्फ इसको कर्व मान के चलो, ये एक कर्व है, इसकी भी कोई ना कोई इक्वेशन होगी। तो इसकी इक्वेशन समझो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, इसकी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये मान के चले हम कि ये कर्व है, इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स का मतलब होता फंक्शन ऑफ एक्स, जैसे कि एक्स का कोई भी फंक्शन हो सकता हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो सकता, एक्स क्यूब प्लस 2 हो सकता, एक्स क्यूब प्लस 10 हो सकता, एक्स स्क्वायर ही हो सकता सिर्फ। एफ ऑफ एक्स जहां लिखा है उसका मतलब है फंक्शन ऑफ एक्स है, और ये इसी का मतलब y होता, इसी का मतलब क्या होता, y होता। क्योंकि अपन इक्वेशन कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, इस टाइप की इक्वेशन लिखते ना, ऐसा तो नहीं लिखते सिर्फ x प्लस 2। तो एफ ऑफ एक्स जहां लिखा है उसका मतलब y है, और y या एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, वो फंक्शन ऑफ x की बात हो रही, फंक्शन ऑफ x की बात हो रही, फंक्शन ऑफ x की बात हो रही। ठीक है, तो अगर ये आपका कर्व है, इस पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करें हमने, कहीं पे भी हो सकता हो टेंजेंट, समझो मैंने यहाँ ड्रॉ करा, टेंजेंट क्या होता, जो आपके कर्व को या सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता, सिर्फ वन एंड ओनली वन पॉइंट पे टच करता, वन एंड ओनली वन पॉइंट पे टच करता।
समझो ये टच कर रहा है कोई पॉइंट ए बी पे, ए बी बोले तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता, -1 -2 कुछ भी हो सकता, मैंने ए बी लिया, ए बी कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है। कोऑर्डिनेट्स रहते हैं ना, कोऑर्डिनेट्स आपके ग्राफ में कि ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा एक्स कॉमा वाई, इस तरीके से, मतलब ये यहाँ पर देखते हैं हम कि एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखते हैं वाई की वैल्यू क्या है, तो वो हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट होते हैं। तो समझो ये जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी है, और ये कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो जो ये टेंजेंट है आपका, ये जो टेंजेंट है, ये जो लाइन है, अगर मेरे को उसका स्लोप होना, अगर ये लाइन का मेरे को स्लोप होना, ये जो लाइन है अगर मेरे को उसका स्लोप होना, तो मैं निकाल सकता हूं विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। मैं निकाल सकता हूं विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। कैसे निकाल सकता हूं? ये जो कर्व पे टेंजेंट जा रहा है, ये जो कर्व पे टेंजेंट जा रहा है, उसकी इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो मैं ये कर्व की इक्वेशन का डेरिवेटिव लूंगा, मैं ये कर्व की इक्वेशन का डेरिवेटिव लूंगा, उसको डिफरेंशिएट करूंगा। तो क्या इक्वेशन थी? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये इक्वेशन थी। तो मैं इसका डेरिवेटिव ले लूंगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ एक्स है, इसलिए डेरिवेटिव डेरिवेटिव हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल रहता, विथ रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल रहेगा। धीरे धीरे जाएंगे, सब समझेंगे जब क्वेश्चन आएंगे और अच्छे समझेंगे, ठीक है। डेरिवेटिव हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल लेते, तो ये फंक्शन ऑफ एक्स है करके इसको डिफरेंशिएट कर रहे या डेरिवेटिव ले रहे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू WRT का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग, DIFF स्मॉल में लिख रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग। जैसे डिफरेंशिएशन होता वैसे डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर इसका डिफरेंशिएटिंग डेरिवेटिव लिए या डिफरेंशिएट करे ये इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारा आ जाएगा d/dx। ये d/dx क्या है? डेरिवेटिव ऑपरेटर है। क्या है ये? डेरिवेटिव ऑपरेटर। क्या है ये? डेरिवेटिव ऑपरेटर। मतलब d/dx ये बताता है आपको कि जैसे प्लस बताता है दो चीजों को प्लस करना है, वैसे ही d/dx ये बताता है आपको कि आप डेरिवेटिव ले रहे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आप क्या कर रहे? डेरिवेटिव ले रहे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दोनों साइड में डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। d/dx इधर का लिया, और ये f ऑफ x, अगर f ऑफ x का डेरिवेटिव ले रहे अपन, तो उसका नोटेशन है f डैश ऑफ x। इससे पता चलता है एक फंक्शन था f ऑफ x, वो कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल अगर x स्क्वायर था, ठीक है, f ऑफ x हमारा x स्क्वायर था, या y इज इक्वल टू f ऑफ x स्क्वायर था, तो ये फंक्शन का आपने डेरिवेटिव ले चुके हैं, ये फंक्शन का आपने डेरिवेटिव ले चुके हैं, ये बताता है हमको जब हम f ऑफ x के ऊपर डैश लगा देते, ये बताता है हमको जब हम f ऑफ x के ऊपर डैश लगा दिए, तो ये पता चलता है हमको कि ये जो फंक्शन था f ऑफ x था, और उसका डेरिवेटिव ले लिया है सामने वाले बंदे ने, इसीलिए f डैश ऑफ x लिखा है। और यहाँ जो d/dx आया उसका क्या होता? अगर देखो फंक्शन को दोनों तरीके से लिख सकते हैं, y के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी लिख सकते, या f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर y में फंक्शन लिखा है, अगर कोई फंक्शन तुमको ऐसा दिया, क्वेश्चन ऐसा दिया है, अभी आएंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो समझेगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालो, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है, तो ये d/dx लिए यहाँ, तो ये कन्वर्ट हो जाता है d/dx, और ये डेरिवेटिव 2x आता है। ये कैसा आया क्या आया अभी छोड़ दो, वो सब हम जब देखेंगे, जब फॉर्मूला आता है 2x कैसा है, ठीक है, वो बताऊंगा मैं बाद में। अगर ऐसा भी दे सकता क्वेश्चन में कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इसका डेरिवेटिव लिए तो क्या लिखेंगे? f डैश ऑफ x लिखेंगे, और ये भी आंसर क्या आएगा? 2x आएगा। बात तो सेम ही है ना। तो अगर y लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में, तो आप लिखते हैं dy/dx। अगर f ऑफ x आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है और आपने डेरिवेटिव ले लिए, यहाँ हो गया डेरिवेटिव, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x हो गया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x हो गया, तो यहाँ पर आएगा f डैश ऑफ x। तो ये नोटेशन है, नामकरण है, सिंबॉलिक फॉर्म है कि डेरिवेटिव को कैसा बताया जाए। अगर y के फॉर्म में फंक्शन लिया है, तो dy/dx लिखा जाता है डेरिवेटिव लेने के बाद। इससे ये पता चल रहा कोई एक फंक्शन y था, y इज इक्वल टू समथिंग था, उसका आप डेरिवेटिव ले चुके। इससे ये पता चल रहा कोई फंक्शन ऑफ x था जिसका नामकरण f ऑफ x से किया था, उसका आप
डेरिवेटिव ले चुके, इसको लेबनिट्ज नोटेशन बोलते हैं और ये सादा नोटेशन है। ये नोटेशन का नाम क्या है? लेबनिट्ज नोटेशन। डीवाई बाई डी एक्स लिखो तो वो नाम वाम तुमसे पूछते नहीं, लेकिन ऐसे ही बता दिया मैंने, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि हम डेरिवेटिव ले चुके। तो यहाँ पर भी हमको ये पता चल गया, जैसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ वाई करे तो यहाँ पर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स। तो मेरा मेरा मतलब है कि अगर आप कोई कर्व की इक्वेशन है आपके पास एफ ऑफ एक्स, आपने उसका डेरिवेटिव ले लिए एफ डैश ऑफ एक्स, और आपने फिर ये जो पॉइंट है जहां पर वो टेंजेंट टच कर रहा था वो यहाँ पुट कर दिए, वो यहाँ पर पुट कर दिए, तो आपको मिल जाता है टेंजेंट का स्लोप। आपको क्या मिल जाता है? टेंजेंट का स्लोप। क्या मिल जाता है? टेंजेंट का स्लोप मिल जाता है। जैसे ठीक है, एग्जांपल से और अच्छे समझेंगे जब मैं एक्सरसाइज दूंगा, लेकिन मेन ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है मैं फिर से रिपीट करता हूँ। एक कर्व दिया है आपके पास, एक कर्व की, वही कर्व की कोई ना कोई इक्वेशन होंगी आपके पास। वो इक्वेशन को आपने अगर डेरिवेटिव ले लिए, वो इक्वेशन का अगर आपने डेरिवेटिव ले लिए और जो पॉइंट पे वो टेंजेंट टच कर रहा था वो पॉइंट डेरिवेटिव लेने के बाद उसमें पुट कर दिए, तो आपको क्या मिल जाता है? वो टेंजेंट का स्लोप मिल जाता है। आपको क्या मिल जाता है? वो टेंजेंट का स्लोप मिल जाता है। यहाँ तक के क्लियर है क्या? बताओ, इसमें अभी कोई डाउट? आगे के डाउट मत पूछना, इसमें जो है अभी जो पढ़ाया उसमें के डाउट पूछो, क्योंकि अभी तो कुछ ज्यादा पढ़े ही नहीं ना, ये तो जस्ट एक झांकी दी अपन ने डेरिवेटिव की, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। बोलो क्या होता है डेरिवेटिव का ऐसा मतलब? स्मॉल चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर स्मॉल चेंज ठीक है, तो इस तरीके से ये है। अब इसमें जो है ना मेन मुद्दा, ये जो अपन ने करे वो तो सिर्फ वो था कि भैया क्या होता है डेरिवेटिव। मेन जो सॉल्व करने का चैप्टर में है ना वो पूरा पूरा फॉर्मूले पे डिपेंड करता, वो इस पे डिपेंड नहीं करता। जो उत्तर देखे अपन ने वो तो मेन है, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस भी पता होना जो टेंजेंट्स में एप्लीकेशन आएगा उसका, ठीक है। लेकिन सबसे मेन चीज क्या है? फॉर्मूला। सबसे मेन चीज क्या है? फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज याद नहीं तो एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो सकता, बिना फॉर्मूले के एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, और ये है फॉर्मूलाज। ठीक है, ये आपके फॉर्मूलाज है। अब एक एक करके इसको थोड़ा सा समझते हैं कि क्या फॉर्मूलाज है और क्या करना है इसमें, ठीक है। ये पूरे मेन फॉर्मूलाज। सबसे पहले क्या बोलता है? देखो ये y कुछ नहीं है, इसमें कंफ्यूज मत होना, वैसे ये नोटेशन है। कोई भी आपको क्वेश्चन आएगा y इज इक्वल टू समथिंग, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है, नोटेशन है वो। तो इसका y इज इक्वल टू समथिंग समझो एक्स क्यूब प्लस टू आया, ठीक है, या एक्स क्यूब प्लस टू एक्स आया, इस तरीके से आपको फंक्शन दिए रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर 4 आ सकता, प्लस टू एक्स कुछ भी आ सकता, ठीक है। तो उसको आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा उसका। तो अगर आप इसका डेरिवेटिव ले रहे तो डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, वाई में अगर दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स में अगर ये दिया हुआ है तो लिखेंगे एफ डैश ऑफ एक्स लिखेंगे, और यहाँ पर भी डेरिवेटिव लगाएंगे, ठीक है। अब फॉर्मूलाज क्या है? देखो, सबसे पहले कांस्टेंट। सबसे पहला फॉर्मूला क्या है? कांस्टेंट का फॉर्मूला। कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है? कांस्टेंट का मतलब, कांस्टेंट मतलब समझता ना क्या होता? कांस्टेंट मतलब समझता ना क्या होता? किसको बोलते कांस्टेंट? कांस्टेंट बोले तो नंबर्स आपके, कांस्टेंट बोले नंबर। तो नंबर्स आपके, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स, ये डी बाई डी एक्स क्या है? मतलब मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। यहाँ तो कांस्टेंट, अब मैं कांस्टेंट लेकिन तुमको सही में लेके बताता, कोई कांस्टेंट कुछ कुछ भी ले सकते तुम, समझो 5। अगर डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट टर्म ले रहे हैं आप तो वो हमेशा क्या आता? जीरो आता। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म का आंसर क्या आता? हमेशा जीरो आता। कभी भी आप कोई भी कांस्टेंट का नंबर लो, 1 लाख का डेरिवेटिव ले लो, 1 लाख लिखा हुआ है फिगर, उसका डेरिवेटिव ले लो, आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। कोई भी कांस्टेंट, डेसिमल हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, सब कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता? जीरो आता, ठीक है।
ये पहला फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला, मेन पहला फॉर्मूला क्या है, डेरिवेटिव कांस्टेंट 0। अगर सेकंड फॉर्मूला, ये जो सेकंड लिखा है ना, सेकंड फॉर्मूला आपका है कि अगर आप डेरिवेटिव, ये सब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही चल रहा है, क्योंकि डी बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर डी बाई डी इसकी जगह कोई और वेरिएबल आ गया, समझो ऐसा वाई लिखा हुआ है, तो वो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग को ज्यादातर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही पढ़ना पड़ता है चैप्टर। अब एक्स का डेरिवेटिव, तो यहाँ पर देखो हम डेरिवेटिव एक्स का ले रहे और विथ रिस्पेक्ट टू भी एक्स का ले रहे, मतलब एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। मतलब कोई एक वेरिएबल का अगर आप डेरिवेटिव ले रहे और विथ रिस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल डेरिवेटिव ले रहे आप, जैसे एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही ले रहे, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। हमेशा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये वाला लेता है, ये वाला फॉर्मूला, यही फॉर्मूले से ये ऊपर वाले 2 फॉर्मूले बनेंगे। डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू द पावर ऑफ n, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू द पावर ऑफ n होता है nx n माइनस 1, nx n माइनस 1। इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर n का मतलब है आपका नीचे में वेरिएबल रहेगा, ऊपर में कोई कांस्टेंट टर्म रहेगा, ऊपर में क्या रहेगा, कोई कांस्टेंट टर्म, नीचे वेरिएबल रहेगा, ऊपर में कोई कांस्टेंट टर्म रहेगा। फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू द पावर ऑफ 5, नीचे में वेरिएबल, ऊपर में रेज टू द पावर ऑफ कांस्टेंट। अगर आपका इस टाइप के फंक्शन का अगर आप डेरिवेटिव ले रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपका ये जो कांस्टेंट टर्म रेज पावर में रहता है, जो पावर रहता है, पावर आगे आ जाता, x ऐसी का ऐसी रहता, मतलब जिस पे पावर चढ़ा था वो एज इट इज रहता, एक पावर कम हो जाता। जैसे यहाँ 5 पावर का, तो 5 के बदले क्या आ जाएगा, 5 माइनस 1, एक पावर कम हो जाएगा। 4 आने वाला था, लेकिन मैंने तुमको बताने के लिए 5 माइनस 1 लिखा हूँ। क्या आ जाएगा, एक पावर कम होगा, 5 माइनस 1 हो जाएगा। तो क्या होगा इसका आंसर, तो क्या बनेगा इसका आंसर, 5x रेज टू द पावर ऑफ 4। तो डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू द पावर ऑफ 5 क्या आएगा, 5 आगे आ गया, 5x रेज टू द पावर ऑफ 4। अब इस पे कुछ और एग्जांपल करते, पहले ये फॉर्मूले को और एग्जांपल करते से समझते। x रेज टू द पावर ऑफ 10, चलो x रेज टू द पावर ऑफ 10, बताओ इसका आंसर क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू द पावर ऑफ 10 क्या आएगा इसका आंसर, 10x to the power 9। 10 आगे आएगा, x एज इट इज रहेगा, 10 माइनस 1 हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा, 10 माइनस 1 तो 9 आ जाएगा। समझ रहा। फिर डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू द पावर ऑफ हाफ, ये क्या आएगा, बोलो। हाफ हाफ आगे आ गया, रेज टू हाफ द में पावर से है हाफ। एक माइनस हो गया, -1, हाफ में से एक कम हो गया, तो हाफ माइनस 1, तो ये क्या आ गया, x रेज टू द पावर ऑफ माइनस -1/2 है ना। अब कभी भी हम पावर्स को नेगेटिव में लिखना पसंद नहीं करते, अच्छा नहीं लगता अपने को, पुराने मैथ्स के टीचर्स को अच्छा नहीं लगा, तो जैसा है वैसा लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में कभी भी आप पावर को नीचे करो या ऊपर करो, उसकी साइन चेंज होती, जो पहले साइन थी वो चेंज हो जाती। तो ये मैंने x को नीचे लेके गया, तो उसका पावर की साइन नेगेटिव थी, तो क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो गई, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स रेज टू द पावर ऑफ हाफ का डेरिवेटिव एक्चुअल में ये आया, लेकिन थोड़ा मैथ्स का कंसेप्ट लगाया जो बचपन में सीखे थे कि अगर आप a टू द पावर ऑफ 2 है, उसको अगर आप नीचे ले जाना था चाहते तो a टू द पावर -2 हो जाता हो, या 1/a टू द पावर -2 है, ऊपर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा वो। इस तरीके से ये लॉ ऑफ इंडाइसेस जो तुमने 8वीं 9वीं में पढ़े होंगे, उसका मैंने आगे में ये कंसेप्ट उसका आगे में यूज किया हूँ। ये डेरिवेटिव से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये आगे वाली चीज का, ठीक है। अब देखो
ये x रेज टू द पावर ऑफ हाफ एक्चुअल में होता क्या है? रूट एक्स होता। हाफ पावर हाफ रहा तो क्या होता? कोई भी नंबर को या वेरिएबल को आपने हाफ पावर दिए, इसका मतलब क्या होता है? ये मैं कर रहा हूँ रूट टू की बात। इसका क्या मतलब कर रहा हूँ? रूट टू की बात कर रहा हूँ। अगर 4 रेज पर हाफ लिया, इसका मतलब होता है रूट 4 की बात कर रहा हूँ। यही बात होता है ना? तो ये जो मैंने फॉर्मूला एक्चुअल में तुमको एक्स रेज टू द पावर ऑफ एन का बताया, उसी से कौन सा फॉर्मूला निकल गया तुम्हारा? रूट एक्स का फॉर्मूला निकल गया, क्योंकि एक्स रेज टू द पावर ऑफ हाफ क्या था? रूट एक्स होता। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। कैसे? ये 1/2 यहाँ का यहाँ लिख दिया। एक्स रेज टू द पावर हाफ क्या होता? रूट एक्स होता, तो रूट एक्स लिख दिया। तो ये देखो, थर्ड फॉर्मूला अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब इसके पहले वाला ये जो फॉर्मूला था, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या आता? 1/2 रूट एक्स आता। ये फॉर्मूला अगर पता है, उसी के वही फॉर्मूले से ये फॉर्मूला भी निकलता, वही फॉर्मूले से चौथा वाला फॉर्मूला भी निकलता, फिफ्थ वाले फॉर्मूले से ही थर्ड वाला निकलता, फिफ्थ वाले फॉर्मूले से ही फोर्थ वाला निकलता। कैसे? अब वो फोर्थ वाला भी बता देता हूँ। ये समझा क्या? यहाँ तक के क्लियर है क्या? यहाँ तक के किसी को डाउट है क्या? पहले ये पूछ लो। मैंने ये मतलब कितने फॉर्मूले बता दिया तुमको अभी? 1 2 3 4, ये तो मैं भी बताने को। तो ये 1 2 3 और फिफ्थ फॉर्मूले में कुछ डाउट है तो बताओ, पूछो जल्दी, डाउट पूछो जल्दी से। फिफ्थ 1 2 3 और फिफ्थ फॉर्मूले में कुछ डाउट है तो बताओ। है क्या किसी को कोई डाउट? तो बताओ, तो क्लियर करेंगे। एक एक चीजें क्लियर होना। विशाखा, वेदांत, उत्कर्ष, तनीषा, No सुजल। doubts. Sir, no doubt. अब Clear is. No doubt, sir. थर्ड वाला जो है ऐसे आया, देखो थर्ड वाला। तो मैं तो डायरेक्ट भी बोल सकता था तुमको फॉर्मूला याद कर लो, लेकिन मैंने बताया तुमको कि वो निकलता कैसे है। ठीक है, वो निकलता कैसे है? यही फॉर्मूले से निकलता है। ये यही फॉर्मूले से, एक्स रेज पर एन के फॉर्मूले से। ये एक्चुअली एक्स रेज पर हाफ लिखा है, इसका मतलब ही क्या होता है? रूट एक्स लिखा है। एक्स रेज पर हाफ का मतलब क्या होता है? रूट होता है, रूट। तो हाफ अगर आया तो एन एक्स एन माइनस वन वाला फॉर्मूला लगाया तो हाफ आगे आ गया और पावर में एक कम हो गया। तो ये क्या आ गया? हाफ आगे का आगे, ये हाफ -1 करो तो -हाफ आ गया। फिर ये 1/2 एज इट इज, एक्स रेज पर -हाफ को नीचे लेके गया तो एक्स रेज पर पॉजिटिव हाफ आया। तो इस तरीके से फिर ये 1/2 रूट एक्स, ये रूट एक्स है तो 1/2 रूट एक्स हो गया। तो ये एक्स रेज पर हाफ क्या होता? रूट एक्स होता। तो इसका आंसर ये आया, तो ये आया। क्लियर है? फर्स्ट वाला तो बहुत सिंपल है, फर्स्ट वाले में तो कुछ रिपीट करने लायक है नहीं, फिर भी तुम बोल रहे, ऐसा नहीं है मैं बोल रहा तो तुम लोग पूछेंगे नहीं अगली बार सवाल, डाउट पूछना। ठीक है, अब वो थोड़ा सिंपल है तो मैंने ऐसा बोल दिया। तो ये क्या है? कांस्टेंट का डेरिवेटिव, के इज अ कांस्टेंट, के इज अ कांस्टेंट। उसने इन जनरल नोटेशन लिया कांस्टेंट का, लिखा आगे कांस्टेंट। तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट बोले तो 5 10 1.5 ऐसा कुछ भी आ जाए और उसका डेरिवेटिव लेना है तो डायरेक्ट जीरो लिख देना। डायरेक्ट क्या लिख देना? जीरो लिख देना। और एक और बात मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ, डेरिवेटिव में ए बी सी के एम ये सब हम कांस्टेंट मानेंगे। ये सब हम क्या मानेंगे? कांस्टेंट मानेंगे, अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड। फिर क्या बोला मैंने? ये हम ए बी सी डी एम एन ये कांस्टेंट मानेंगे अनलेस एंड अनटिल इट इज स्पेसिफाइड दैट दिस इज अ वेरिएबल। अनलेस एंड अनटिल इट इज स्पेसिफाइड दिस इज अ वेरिएबल। और वेरिएबल्स किसको मानेंगे? ऑब्वियसली एक्स तो सब वेरिएबल है, इसलिए तो ये फॉर्मूले लग रहे। वेरिएबल अपना एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा, यही वेरिएबल ज्यादातर आते। और यूवी आते, यूवी एक्स वाई जेड ये सब हमारे वेरिएबल रहेंगे। और ए बी सी डी ई ये सब हमारे कॉन्स्टेंट रहेंगे। और मैं अच्छे से जब बताऊंगा जब और एग्जाम्पल्स उस टाइप के आएंगे। तो ये अपने फॉर्मूले यहाँ तक के हो गए। क्या बोलने वाला था मैं? हाँ, अब पहले तो मेरे को अटेंडेंस दे दो।
रेज्यूमी नहीं हो रही है रिकॉर्डिंग, क्या बात है? सर अभी बता रहा है वहाँ पे रिकॉर्डिंग। हाँ आप सही हुआ, ठीक है चल ओके। तो अब ये 1/x का फॉर्मूला कैसे आया देखो, ये जो 1/x का फॉर्मूला है सिंपल वैसे ही आया जैसे वो एक्स रेस पर हाफ आया ना, वैसे आया डी बाई डी एक्स, हाँ क्या था 1/x का नहीं पता, 1/x। तो 1/x को मैं अभी डेरिवेटिव नहीं ले रहा, सिर्फ इतना बताओ मेरे को 1/x को अगर मैं ऊपर लाऊं, है ना, नॉर्मल मैथ्स लॉ ऑफ इंडाइसेस, 1/x को मैं ऊपर लाऊं तो क्या हो जाएगा, वो एक्स पर -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 रहती, कुछ पावर नहीं है तो मतलब क्या है 1 है पावर, है ना। तो एक्स पर -1 हो जाएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ मेरे को एक्चुअल में क्या निकालना है, एक्स पर -1 निकालना है। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स पर -1 क्या होता, पावर आगे आ जाता, तो -1 आगे आ गया, फिर उसके बाद -1 में से एक और -1 घटा दो तो क्या हो जाता, -2 हो जाता। तो ये -1, ठीक है, ये -2 को नीचे लेके जाओ तो क्या हो जाता, ये पॉजिटिव हो जाता। तो इसका ये मतलब है डेरिवेटिव ऑफ 1/x का आंसर क्या आना चाहिए, -1/x आना। डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ 1/x का आंसर क्या आना चाहिए, -1/x आना चाहिए, ठीक है, -1/x² आना चाहिए। तो ये देखो, इसलिए यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है, डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज इक्वल टू -1/x²। तो कौन से फॉर्मूले से निकले ये सब दोनों फॉर्मूले, पावर ये x रेस्ट पावर Fifth. n के फॉर्मूले से निकले। क्या होता है एक्स रेस्ट पावर n, nx n-1 होता है, nx n-1 होता है, ठीक है। अब ये 7वां और 8वां फॉर्मूला, 7th और 8th फॉर्मूला देखो। 7th फॉर्मूला बोलता है e रेस्ट पावर x डेरिवेटिव ऑफ e रेस्ट टू द पावर ऑफ x। e जो है आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो ये जो e है ना एक्चुअल में ये एक वैल्यू होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट 2 पॉइंट समथिंग की वैल्यू एक्चुअल में किस टाइप का फॉर्मूला है, कांस्टेंट रेज टू द पावर ऑफ वेरिएबल का फॉर्मूला। ये किस टाइप का फॉर्मूला है एक्चुअल में, कांस्टेंट रेज टू द पावर ऑफ वेरिएबल का फॉर्मूला है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था, ये जो nx n-1 या x रेज पर n वाला फॉर्मूला है वो वेरिएबल रेज टू द पावर ऑफ कांस्टेंट है। लेकिन अगर पावर में वेरिएबल आ जाए, पावर में वेरिएबल आ जाए, अगर पावर में वेरिएबल आ जाए, अगर पावर में वेरिएबल आ जाए तो क्या होता है देखो, इसका आंसर होता है, डेरिवेटिव होता है e रेज टू द पावर ऑफ x इंटू log e इंटू log e। इसका आंसर क्या होता है, e रेज पावर x, मतलब इसका डेरिवेटिव क्या होता है, e रेज पावर x का, e रेज पावर x इंटू log e। अब तुम लोग बोलेंगे यहाँ तो सर e रेज पावर x का डेरिवेटिव e रेज पावर x ही दिया है, मैंने काय को log e लिख लिया। तो वो एक्चुअल में log e होता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो एक और तुमको याद रखना है कि ये फॉर्मूला फाइनली बनेगा जो कि बुक में दिया है तुम्हारा, बिल्कुल सही दिया है, e रेज पावर x। लेकिन क्यों बनेगा ये तुमको याद रखना है, अच्छे से सुन लो। log e की वैल्यू, log e की वैल्यू 1 होती है, log e की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। log e की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसीलिए बुक में क्या फॉर्मूला दिया है, e रेज पावर x का, e रेज पावर x। तो अपन भी वही लिखेंगे, लेकिन मैंने मेन बताने का मकसद था उसके आगे log e आता है। अब log e क्यों आता है, e रेज पावर x करना पड़ता है जब डेरिवेटिव लेते हैं, वो तो फर्स्ट प्रिंसिपल से निकलता, लेकिन ये जो बेस रहता, वेरिएबल के नीचे में जो बेस रहता उसको log में आपको लिखना पड़ता। तो यहाँ पर आपने e रेज पावर x को e रेज पावर x पूरा ऐसा लिखना पड़ता, उसके जो बेस है, वेरिएबल का जो बेस है ये ई, वो आपको लॉग लेके लिखना पड़ता, ठीक है। उसलिए ये बताना जरूरी था मेरा, क्योंकि आगे भी एक फॉर्मूला है, जो लास्ट फॉर्मूला है, मे भी अपना मतलब ये पर्टिकुलर का ये लास्ट फॉर्मूला। अगर a रेज टू द पावर ऑफ x आ जाए, अगर a रेज टू द पावर ऑफ x आ जाए, तो अगेन ये a आपका कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, a आपका कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, रिजॉइन कर लेना, रिजॉइन कर लो, ठीक है।
तो इसका आंसर आता है a रेज टू द पावर ऑफ x इंटू लॉग ए, इंटू लॉग ए। अब लॉग ए की वैल्यू, अब लॉग ए की वैल्यू 1 नहीं होंगी, ये लॉग ए प्रॉपर आएगा। इसका एक एग्जांपल लेता हूं मैं। कितना टाइम बचा है मीटिंग को खत्म होने में? इसका एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि ये फॉर्मूला कहाँ यूज आएगा, ये फॉर्मूला आपको इस टाइप से यूज आएगा। 5 रेज टू पावर ऑफ x अगर है, डेरिवेटिव